नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशीष कुमार घोष आज सोनीपत जिले के एसआरएम विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 150 साल पहले महान बांग्ला साहित्यकार और राष्ट्र प्रेमी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत आजादी के लिए संघर्ष के दिनों में न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया, बल्कि इस गीत ने करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोरों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद और भभुआ जिले में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज शाम वो वाराणसी पहुंचेंगे। कल 8 नवंबर को वाराणसी में पीएम 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के आज बिहार में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले वो पटना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, भारत की आत्मा का स्वर है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। साथ ही क्रांतिकारियों के मन में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण, गर्व और बलिदान की भावना जगाई। वहीं चुनाव के मद्देनजर भी अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज अमित शाह भागलपुर और जमुई में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पूर्णिया में उनका रोड शो भी प्रस्तावित है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी के समर्थन में चुनावी प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल के अलावा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने भी बिहार चुनाव में ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज बिहार के कटिहार जिले में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ओडिशा के भुवनेश्वर में 84वें भारतीय सड़क कांग्रेस यानी आईआरसी का उद्घाटन करेंगे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के कर्टन रेजर में रहेंगे मौजूद। ये महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में आयोजित किया जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल आज हरियाणा के गुरुग्राम में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का दौरा करेंगे, जहां वो कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। गुरुवार को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज से असम का 2 दिवसीय दौरा। इस दौरान जगीरोड स्थित नए सेमीकंडक्टर प्लांट का करेंगी वो निरीक्षण। इस दौरे के दौरान विश्व स्तरीय निर्मित एक नए भूमि जल टर्मिनल और गुवाहाटी में एक रिवर फ्रंट गार्डन का भी उद्घाटन करेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग हुई तो मतदान प्रतिशत ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। 121 सीटों पर पहले चरण में 64.46% मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग निरंतर भ्रामक सूचनाओं की फैक्ट चेकिंग कर रहा है और इसी क्रम में बिहार कांग्रेस द्वारा किए गए एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें 10 जिलों में खराब ईवीएम और वोट चोरी के आरोपों का बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने खंडन किया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने बिहार चुनाव पर कहा, अच्छा मतदान हुआ है, मतदान होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। इसके साथ ही दिलीप घोष ने आगे कहा कि फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने मतदान किया है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाए और कहा कि सत्ता में बैठकर देश को लूटना चाहते हैं राहुल। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल हर दूसरी चीज में चोरी का आरोप लगाते हैं। असल में वो भारत के संविधान, भारतीय लोकतंत्र, भारत की संसद, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाई जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है।
कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो पाए और सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में जरूर जोड़े जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और मतदाताओं से पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर मामले में दिल्ली विधानसभा की प्रिविजुअल कमेटी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़लान को नोटिस जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी के इन चारों नेताओं को 13 नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सभी नेता अलग अलग समय पर पेश होंगे। कर्नाटक के बेलगावी जिले में गन्ना किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। यहां हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 3,500 रुपए प्रति टन तय किया जाए। इस मामले को लेकर आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में उनके हित में निर्णय लेने का आश्वासन किसानों को दिया गया है। किसान संघ के राज्य अध्यक्ष की चेतावनी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप ले लेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और भूमि पर कब्जे की मांग की गई है। इससे पहले 1 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन अर्जियों को खारिज किया था जिनमें हिंदू पक्ष के मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अकील अख्तर की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। जानकारी के अनुसार मृतक अकील अख्तर और उनके परिवार के बीच पिछले कुछ समय से काफी मनमुटाव और पारिवारिक विवाद चल रहा था। सबरीमाला सोना चोरी मामले में अपराध शाखा की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने तिरुवभरणम मंदिर के पूर्व आयुक्त केएस बैजू को गिरफ्तार किया है। गुजरात में मोरबी में के एक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कड़ी मशक्कत की। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज भारत रत्न महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती है। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की रगों में दौड़ता था विज्ञान। तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र का विकास भाजपा के सत्ता में आने पर ही संभव है। HUCL टेक फाउंडर शिव नाडर दान देने के मामले में बने फिर नंबर 1। रोजाना औसतन दिए 7.4 करोड़ रुपए दान। पिछले 5 सालों में चौथी बार इस सूची के शीर्ष पर नाडर शिक्षा के क्षेत्र में दिया सबसे ज्यादा दान। पिछले 5 सालों में 10,122 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र में किए डोनेट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौसम रहेगा सामान्य। बिहार में ठंड और कोहरे की दस्तक देखने को मिल सकती है। जहां उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है तो दक्षिण भारत में लगातार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। आईएमडी ने तमिलनाडु में 6 से 8 नवंबर तक बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं कर्नाटक में भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस स्पेनिश व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का किया दौरा। ये दौरा गाजियाबाद के दुहाई स्थित अत्याधुनिक नमो भारत डिपो से शुरू हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,670 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत 2,092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलो हो गई। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हिंग देना। वो वाली MDH की सुपर जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का आकार 2047 तक 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का है अनुमान, जो कि फिलहाल करीब 0.3 ट्रिलियन डॉलर है। बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्टैंड अलोन मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 32% बढ़ा। कैरवेल मिनरल्स ने ऐलान किया कि कंपनी ने अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड के साथ नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अर्ली इंडस्ट्री लिंकेज और निवेशकों के लगातार जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली के शहरी सहकारिता बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों का महाकुंभ 10 और 11 तारीख को होगा, जिसमें देश भर से करीब 1500 शहरी सहकारिता बैंक और हजारों क्रेडिट सोसाइटियां हिस्सा लेंगी। जेम फाइनेंशियल का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 16% बढ़कर 270 करोड़ रुपए हुआ। टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि उसने बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी 287.93 करोड़ रुपए में बेचने के लिए समझौते किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बैंक अपनी सहयोगी कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में 6.3% हिस्सेदारी IPO के जरिए बेचने जा रहा है। भारत की सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मार्च 2027 तक बढ़कर 165 गीगावाट से अधिक होने का है अनुमान, जो कि मौजूदा समय में करीब 109 गीगावाट की है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर्मचारियों के लिए वर्क प्लेस में उनके काम करने के तरीकों को बदलने को लेकर एक अहम फैक्टर बन रहा है। 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में वेयर हाउसिंग सेक्टर की वृद्धि को मैन्युफैक्चरिंग ने लीड किया, जिसके तहत सितंबर तिमाही में अब्सॉर्प्शन 17.1 मिलियन स्क्वायर फीट दर्ज किया गया। एनपी ग्लोबल द्वारा जारी डेटा के अनुसार HSBC इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इस वर्ष अक्टूबर में 58.9 दर्ज किया गया है, जो दर्शाता है कि भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कुल मिलाकर मजबूत बनी हुई है। SBI की अगुवाई में सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 49,546 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। यह सालाना आधार पर 9% अधिक है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निर्यात में मजबूत वृद्धि से उत्साहित एप्पल इंक सरकार के साथ चर्चा के आधार पर 2025-26 के लिए भारत में 28 अरब डॉलर के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि उसके ऑटो बिजनेस ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता टेस्ला को राज्य में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। स्टार्टअप एक्सेलेरेटर विवैक्स ने 20 से 24 नवंबर तक IFFI गोवा 2025 में विव्स बाजार में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को आमंत्रित किया। प्रशिक्षण महानिदेशालय और ऑटोडेस्क ने डिजिटल डिजाइन को बढ़ावा देने और देश भर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और प्रशिक्षकों के बीच कौशल निर्माण हेतु एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षकों और शिक्षकों की डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, छात्रों में रोजगार परक कौशल में विकास और वास्तुकला, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्माण जैसे उद्योगों की जरूरत के लिए भारत में कार्यबल को तैयार करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। साथ ही ट्रंप ने अगले साल भारत आने के संकेत भी दिए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि मैं भारत जाऊं, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सूडान की स्थिति पर आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। ये बैठक 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें अल फाशिर शहर में हुए नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चर्चा होगी।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार शहर पर कब्जे के दौरान सैकड़ों नागरिकों के हत्या की आशंका है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल मानवीय हस्तक्षेप की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के राष्ट्रपति और उनकी सरकार के कुछ सदस्यों पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि चीन ने वोटिंग से परहेज किया है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा है कि यह फैसला सीरिया के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इजरायली सेना ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान पर भारी हवाई हमले किए। इसके बाद उसने कई स्थानों को खाली करने के आदेश जारी किए। बोलोविया के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें नानाइस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 साल से अधिक समय से चल रही निवारक हिरासत के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने उनकी 10 साल की सजा रद्द कर दी है। फिलीपींस में आए शक्तिशाली तूफान कलमागी ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के कारण अब तक 114 लोगों की मौत, जबकि 127 लोग लापता। वहीं तूफान से 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। तूफान कालमेगी ने वियतनाम में दस्तक दी, जिसके कारण अधिकारियों को हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और लोगों को घरों के अंदर रहने के आदेश। दक्षिण कोरिया में बिजली घर में एक बड़ी संरचना ढहने से एक श्रमिक की मौत हो गई और 6 अन्य फंसे हुए हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बचाव कार्य बाधित। स्पेन के उत्तर पूर्वी कैटेलोनिया क्षेत्र में कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़, जिसके कारण अधिकारियों को चेतावनी और आपातकालीन प्रतिक्रिया जारी करनी पड़ी। स्वीडन के पश्चिमी तट पर स्थित गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक या एक से अधिक ड्रोन देखे जाने के बाद यातायात को रोक दिया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 48 रन से अपने नाम कर लिया है और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने किया कमाल। गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट हासिल किए और वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दोनों टीमों के बीच 5वां और अंतिम मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीता। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने 3 रन से जीता। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आई। तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती का शानदार प्रदर्शन जारी। विदित ने गुरुवार को तीसरे दौर में जगह बनाने में सफलता हासिल की। वहीं प्रणव और प्रणेश भी अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर तीसरे दौर में पहुंचने में सफल। प्रणव ने नॉर्वे के आर्यन तारी को हराया, जबकि प्रणेश ने जर्मनी के दिमित्री कोलास को मात दी। केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने सांसद खेल महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 7 दिसंबर तक 3 चरणों में आयोजित होगी प्रतियोगिता का समापन 25 दिसंबर 2025 को एक भव्य समारोह के साथ होगा। भारत के स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी को आगामी एशिया कप 2025 स्टेज 3 एबल बॉडी जूनियर वर्ग के लिए भारतीय टीम ने चुना। ये प्रतियोगिता सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की जाएगी। दिल्ली में स्वयं समूह के द्वारा सेमिनार किया गया आयोजन का उद्देश्य बड़े खेल आयोजन को सुगम बनाना। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी एकता व्यान ने कहा कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल के मंत्र से ही पाई जा सकती है हर मोर्चे पर सफलता। बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने WTA फाइनल्स में कोको गॉफ को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। आज सेमीफाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा से होगा सामना। अमेरिका की जेसिका पैगुला ने भी सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इटली की जास्मिन पाओलिनी को 6-2, 6-3 से दी मात। आज रायबाकिना के खिलाफ खेलेंगी सेमीफाइनल। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एथेंस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज जर्मनी के यानिक हॉफमैन से होगा सामना। पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस को क्वार्टर फाइनल में हराया। यूरोप लीग में आस्टन विला ने एम तेल अवीव को 2-0 से हराया। पिछले सप्ताह प्रीमियर लीग में लिवरपूल के हाथों 2-0 से मिली थी मात। एक्सप्रेस न्यूज